नमस्ते विद्यार्थियों। एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का इस्तकबाल करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है तुर्कों की एक शाखा मोहम्मद गोरी को लेकर इस प्रकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत में जो तुर्कों की दूसरी शाखा मोहम्मद गोरी भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए क्यों आया। वो भारत में आया तो वो कौन से दर्रे से आया था, उसके भारत में आक्रमण करने के क्या कारण थे, उसने भारत के अंदर कौन से सिक्के चलाए थे, कौन से सिक्के उन्होंने चलाए थे। जब वो भारत से रवाना हुआ, क्या उसने भारत में राज्याभिषेक करवाया था या राजगद्दी प्राप्त की थी, तो किस उद्देश्य से ये भारत में आया था। क्या वो अपने इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था, क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, क्या यह हमारे भारत के धन दौलत को लूटना चाहता था। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में। इससे पहले हम मोहम्मद गजनवी की कुछ टॉपिक और कुछ बातें बाकी रही थी, तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहम्मद गजनवी की बात करते, किसकी बात कर रहे हैं अपन, गजनवी की, न कि मोहम्मद गोरी, गजनवी। किसकी बात कर रहे हैं, गजनवी। ये तुर्कों की पहली शाखा थी गजनवी। गजनवी मोहम्मद, ये गजनवी था जिसने 1000 ईस्वी से लगाकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार। इसमें से 16 बार तो उसकी विजय होती है और एक बार उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। किसको, मोहम्मद गजनवी को। और ये कौन कहता है कि इसने भारत पर 17 बार, एक इतिहासकार है जिनका नाम है सर हेनरी इलियट। एक इतिहासकार है सन हेनरी इलियट, कहते हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ये कौन कहते हैं, इतिहासकार सन हेनरी इलियट। मोहम्मद गजनवी के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गजनवी की बात कर रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी ने जो चौथा आक्रमण किया था, कितने नंबर, इसने 17 बार आक्रमण किया, इसमें चौथा आक्रमण है मोहम्मद गजनवी का। जो चौथा आक्रमण है वो उसने चौथा आक्रमण किया था लगभग 1004 और 5 के समथिंग उसने आक्रमण किया। और किसके ऊपर किया था, मुल्तान के ऊपर किया था। उस समय मुल्तान के शासक एक मुस्लिम राज्य था, उसमें मुसलमानों का शासन था। करमाती शिया संप्रदाय का इसमें ये लोग यहाँ शासन करते थे और शासन था अब्दुल फतेह खां शासन कर रहे थे। उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको परास्त किया और चौथा आक्रमण मोहम्मद गजनी का सफल हुआ। 1004 से 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उसमें मुल्तान के सुल्तान अब्दुल फतेह खां को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा मोहम्मद गजनवी के सामने। फिर इसके बाद में मोहम्मद गजनवी है, वो छठा आक्रमण करता है, 6 नंबर छठा आक्रमण। ये 4 नंबर का था, छठा आक्रमण करता है, अपन यहां लिख देते हैं। मोहम्मद गजनवी का छठा आक्रमण, बात करें मोहम्मद गजनवी ने जो छठा आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया था नगरकोट पर। किस पे आक्रमण करता है, नगरकोट।
और पंजाब पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? नगरकोट और पंजाब। उस समय नगरकोट और पंजाब के शासक थे आनंदपाल। कौन थे? आनंदपाल। आनंदपाल वो नहीं गैंगस्टर, लेकिन राजा का नाम है आनंदपाल। आनंदपाल यहाँ के शासक थे। मोहम्मद गजनवी ने 60 बार जो आक्रमण किया, और उसका समय कितना था? 1008 ईस्वी को उसने आक्रमण किया। उसने नगरकोट में ज्वाला मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया था, जलाकर नष्ट कर दिया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। उसने नगरकोट और पंजाब पर आक्रमण किया 1008 ईस्वी में, जहां पर ज्वाला मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गजनवी का 6वां आक्रमण नगरकोट और पंजाब पर था। आगे मोहम्मद गजनवी के बारे में जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गजनवी ने जो 12वां आक्रमण है वो किया था मथुरा पर। कहां पर किया? मथुरा और वृंदावन पर 12वां आक्रमण था। यहां पर उन्होंने मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया, उसे भी अपने अधीन किया। और उस समय जो मथुरा और वृंदावन पर 12वां आक्रमण किया था, यहां पर उन्होंने एक मोहम्मद गजनवी का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम है उत्बी, और उत्बी इस मथुरा को देखकर क्या कहता है कि ये मथुरा है वो स्वर्ग से भी मान है, ऐसा मोहम्मद गजनवी कहते हैं। और उत्बी का कहना है कि वो मथुरा इतना है, ऐसा है कि जो स्वर्ग से भी मान है, इतनी सुंदर था मथुरा और वृंदावन। इसलिए मथुरा को भारत का बैथलम कहा। किसने? उत्बी ने। बैथलम। इतिहासकार उत्बी जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में विराजते थे, उन्होंने मथुरा को बैथलम की संज्ञा दी है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने मथुरा को बैथलम की संज्ञा दी, और बैथलम उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण भगवान की जन्म स्थली होने के कारण। इसके बाद में मोहम्मद गजनवी का जो 16वां आक्रमण है, वो 16वां आक्रमण करता है गुजरात पर। कहां पर करता है? गुजरात पर। उसमें गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम के ऊपर आक्रमण करते हैं, उसे परास्त करते हैं, और उस पर भी मोहम्मद गजनवी का शासन स्थापित हो जाता है। 16वां आक्रमण एक कब किया था? 1125 ईस्वी में। नोट कीजिएगा, मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भीम प्रथम के समय में किया था, 1125 ईस्वी में। कब किया था? 1125 ईस्वी के अंतर्गत उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने आक्रमण किया था भीम प्रथम के समय में। अगर उनकी आक्रमण की अगली कड़ी में अगर हम बात करें तो 1127 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था जो सिंध के जाटों के विरुद्ध था। कौन से? सिंध के जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसमें वहां के शासक भीम प्रथम थे, और उनका अंतिम आक्रमण 127 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध किया था। जैसे ही तुर्कों की एक शाखा मोहम्मद गजनवी की जो शाखा समाप्त हो जाती है, तो एक दूसरी शाखा जिसका नाम है मोहम्मद गोरी की मतलब तुर्कों की एक दूसरी शाखा स्थापित हो जाती है, मोहम्मद गोरी की। इसके बारे में अपन बात करेंगे। मोहम्मद गोरी की बात करें
कि तुर्कों की दूसरी शाखा उसने स्थापित की थी। मोहम्मद गोरी ने, ये भी तुर्क जाति से के थे। मोहम्मद गोरी का जो अगर केंद्र की बात करें, केंद्र की, तो मोहम्मद गोरी का जो केंद्र था वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो उत्तर पश्चिम के अंतर्गत अफगानिस्तान है, वो उसका केंद्र था। मोहम्मद गोरी है वो गजनी पर अपना शासन कब स्थापित करता है? 1173 ईस्वी को मोहम्मद गोरी गजनी की राजगद्दी पर बैठता है। गजनी की अपने ग्यासुद्दीन चाचा को हटाने के बाद 1173 ईस्वी में वो गजनी की राजगद्दी प्राप्त करता है। राजगद्दी प्राप्त करता है कौन? मोहम्मद गजनवी। कौन करता है? मोहम्मद गजनवी। और उनका केंद्र था अफगानिस्तान। और 1173 में वो गजनी की राजगद्दी प्राप्त करता है अपने चाचा ग्यासुद्दीन को हटाने के बाद में। मोहम्मद गोरी, अपन गजनी की बात नहीं, मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी का केंद्र अफगानिस्तान था। वो 1173 में गजनी की राजगद्दी को प्राप्त करता है और राजगद्दी प्राप्त करने के बाद वो भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। गजनी का भारत पर जो पहला आक्रमण था, वो पहला आक्रमण उसने 1175 ईस्वी में किया। ये पहला आक्रमण था गजनी का। और पहला आक्रमण वो कहां करता है? मुल्तान पर करता है। और मुल्तान पर उस समय मुसलमानों की एक शाखा का शासन था, वो था करमाती शाखा। कौन सी थी? करमाती शाखा का शासन था। और उनको क्या करता है? वो परास्त करता है। पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का सफल हो जाता है। पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। पहला ही आक्रमण मुल्तान पे किया और इस पर करमाती शाखा का शासन था और उनको परास्त कर दिया, जिसके कारण मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण सफल हो गया। इसके बाद में ये मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है 1178 ईस्वी के अंतर्गत गुजरात पर। उस समय गुजरात के शासक थे मूलराज द्वितीय। कौन थे? मूलराज द्वितीय गुजरात के शासक थे और गुजरात पर विराजते थे। उनका ही शासन था। मोहम्मद गोरी के समय में गुजरात के शासक कौन थे? मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गोरी दिग्विजयी बनने का सपना देखता है, साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, साथ में धन प्राप्त करने के लिए भारत के अंदर आया था, क्योंकि भारत के पास अथाह धन दौलत संपदा थी, हीरे मोती जवाहरात थे, इसलिए ये भारत के अंदर आया था। उसको धन लूटना उसका प्रमुख कारण था। मूलराज द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है 1178 में और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय से भारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। यह मोहम्मद गोरी की पहली हार थी 1178 ईस्वी में। इसके बाद 1179 में उसने गजनी वंश के जो यामिनी वंश के जो शासक खुसरो शाह को लाहौर में परास्त करने के बाद अंतिम गजनी वंश यामिनी वंश के शासक को भी परास्त करता है 1179 ईस्वी में। लाहौर में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर देता है। अगली मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी इतिहास में मिलती है कि मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। वो था तराइन का प्रथम युद्ध था। ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, वो था तराइन का प्रथम युद्ध। अगला आक्रमण करता है अजमेर या दिल्ली के शासक, हिंदुओं के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता, हिंदुओं के
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ये पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर और दिल्ली के शासक हुआ करते थे, तो उनके ऊपर आक्रमण करता है। देखो तो उस समय फिर मोहम्मद गोरी अगला आक्रमण 1191 ईस्वी में किसके ऊपर करता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? दिल्ली। कहाँ के शासक थे? दिल्ली। उनके ऊपर आक्रमण करता है। और ये युद्ध है वो इतिहास में तराइन के युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तराइन का युद्ध, ये उसको बोलते तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किनके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पीठ दिखाकर युद्ध भूमि से भाग गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं करता है। यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल हुआ करती थी और यही भूल एक दिन उसके पतन का कारण हुआ करती है, जिसमें ऐसे वीर, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर राजस्थान की भूमि से इस धरती को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अगर आप तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को उसी समय मार देता तो तराइन का द्वितीय युद्ध नहीं होता। चलो, तराइन का प्रथम युद्ध, यहां लिखने का प्रथम युद्ध की बात करें। उस तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो तो खांडेराव। कौन था? खांडेराव। और उनका सामंत था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज उनका क्या था? सामंत था। यह भी इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय। ये तराइन का इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तराइन कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। कई बार प्रश्न अभी परीक्षा में आया है। तराइन का एक मैदान है, वो कहाँ पर है? हरियाणा में है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त होने के कारण पृथ्वीराज चौहान है खुशी से जश्न मनाने लगता है और खुशी जाहिर करता है, जश्न मनाने लगता है। इसके विपरीत मोहम्मद गोरी है, वो पुनः अपने गजनी जाकर अपनी सेना को इकट्ठा करता है, अपनी सेना को मजबूत बनाता है। उसमें कई जातियों के सेनापति को सम्मिलित करता है। इसमें अफगान है, तुर्क हैं, अफगान, तुर्क, अरब आदि जो सेनापति को अपनी एक मजबूत सेना बनाता है। 1,20,000 मजबूत सेना बनाता है। और बनाने के बाद मजबूत सेना करने के बाद अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर पुनः 1 साल के बाद में भारत में उसी मैदान में आता है जिस मैदान में तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी हार हुई थी। और वहां आने के बाद में वो अपना एक दूत जिसका नाम था रकनुद्दीन को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है और कहता है कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करो, मेरे इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान प्रति उत्तर देता है कि अगर आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में ही होगी। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी कूटनीति का सहारा लेते हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। 1 साल के बाद तराइन का, आपका प्रश्न कई बार आता है कंपटीशन में, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार हुई। इतिहास में जानकारी मिलती है कि इसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया था। एक इतिहासकार का कहना है कि इतिहासकार का कहना है, हसन निजामी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले जाता है, वहाँ कुछ समय तक उसके अधीन काम करता है और ये इतिहास में जानकारी मिलती है। ये कौन कहता है? इतिहासकार हसन निजामी। कौन कहता है? हसन निजामी का कहना है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है, वहाँ कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के नियंत्रण में रहता है, अधीनस्थ काम करता है, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, ऐसा हसन निजामी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो से यह जानकारी प्राप्त होती है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद उसको अपने साथ गजनी ले जाता है और वहाँ पर उसको दरबार में उपस्थित करवाया जाता है, जिसमें वो आंखें नहीं झुकाता, जिसके कारण उनकी आंखों को फोड़ दिया जाता है। अंतिम में पृथ्वीराज चौहान के शब्द वेदी भाण द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की जाती है। उस हत्या के कारण उसमें मोहम्मद गोरी और चंद्रबरदाई दोनों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और काबुल में उनकी वो कब्र जैसे वो अपना समाधि बनी हुई है। ऐसे इतिहास में पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐसा कहा गया है कि उसमें शब्द वेदी बाण चलाने के बाद ये कहा, 4 बाँच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। ये कहते हुए उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिए और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये जानकारी प्राप्त होती है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गोरी न तो भारत में राज्याभिषेक करवाता है, न भारत में अपनी सत्ता स्थापित करता है, केवल धन यानी लूटपाट करता है, लूटपाट मचा देता है, धन दौलत लेकर पुनः जाने की फिराक में था। तभी उसकी एक लड़ाई कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल से होती है। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल से उनकी लड़ाई हुई 1194 ईस्वी में, जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? संधावर का युद्ध। ये अगर प्रश्न परीक्षा में आता है कि संधावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई और जयचंद गढ़वाल को भारी शिकस्त यानी पराजय का सामना करना पड़ा। और इसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने उस समय संधावर के युद्ध में कन्नौज में कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारकर उनके चीरों का ढेर लगा दिया था, ऐसा इतिहास में जानकारी मिलती है। आगे हम जानकारी प्राप्त होती है मोहम्मद गोरी के बारे में कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जाटों के विरुद्ध लड़ते हुए, ऐसा इतिहास में जानकारी मिलती है कि जब मोहम्मद गोरी को 1206 ईस्वी में यानी खोकर एक जाति हुआ करती थी, उन्होंने उनकी हत्या का श्रेय है वो 1206 ईस्वी में खोखरों को दिया जाता। किसको? खोखरों को उनकी हत्या का श्रेय दिया जाता है। मोहम्मद गोरी की
हत्या का जो श्रेय है एक जाति है खोखरों को दिया जाता है कि जब मोहम्मद गोरी लौट रहा था तब 1206 ईस्वी में इन खोखरों ने, खोखर जाति थी, खोखरों ने उनकी हत्या कर दी थी, ऐसा इतिहास में जानकारी मिलती है। मोहम्मद गोरी के जो से का एक सिक्का प्राप्त हुआ, उस सिक्के में एक भाग पर तो कलमा खुदा हुआ था, कलीमा खुदा हुआ था, और दूसरे भाग पर लक्ष्मी व नंदी का चित्र प्राप्त हुआ था। नंदी का चित्र प्राप्त हुआ किसके? मोहम्मद गोरी के सिक्कों से। एक भाग पर तो कलीमा खुदा हुआ था, दूसरे भाग पर लक्ष्मी और नंदी के चित्र प्राप्त हुए। तो इन सिक्कों को, मोहम्मद गोरी के सिक्कों को देहलीवाल सिक्के की संज्ञा दी गई। आपका प्रश्न आ जाए, देहलीवाल सिक्के की संज्ञा दी गई, सिक्के की संज्ञा दी गई थी। आपका प्रश्न आ जाए कि देहलीवाल सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद गोरी ने। उनके सिक्कों पर एक भाग पर कलीमा खुदा हुआ था तो दूसरी भाग पर लक्ष्मी और नंदी के चित्र प्राप्त हुए। किसने? आगे इतिहास में ये जानकारी प्राप्त होती है कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण उनका एक गुलाम था या कोई दास, गुलाम या दास था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी की कोई संतान नहीं थी, बिना संतान नहीं थी, तो उनका एक गुलाम था। क्या नाम? गुलाम था, गुलाम या दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में राज्याभिषेक किया गया और लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया और 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, वास्तविक सत्ता स्थापित की, लेकिन गोरी केवल धन दौलत को लूटकर पुनः वापस चला गया था, ऐसा इतिहास में जानकारी मिलती है। और एक नया वंश भारत के अंदर देखने को मिला, वो था गुलाम वंश। आगे इतिहास में अगर मोहम्मद गोरी के संदर्भ में बात करें, जब मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी में भारत आया था तो उनके साथ में एक सूफी संत आए थे जिनका नाम है, सूफी संत उनके साथ में आए थे, तो उनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती है। वो मोहम्मद गोरी के साथ में भारत में आए थे 1192 ईस्वी में और यहाँ पर अजमेर में ही बच गए थे। ये इतिहास में उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ऐबक ने एक नया वंश प्रारंभ हो जाता है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है मैंने कई बार बता दिया है, 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक का भी उनका टाइम पीरियड रहता है। एक हमने बात की थी, ये अभी ऐबक का शुरू हो गया है। आगे इतिहास में एक जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में कई इतिहासकार विराजते थे। उनका अगर बात करें अपन तो पहला जो इतिहासकार था जिनका नाम थे अल बरूदीन, इसने एक ग्रंथ लिखा था तारिक उल हिंद। कौन सा ग्रंथ लिखा था? तारिक उल हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। प्रश्न आ जाए कि कौन सी भाषा के अंदर था? अरबी भाषा में था। ये पहला मुस्लिम शासक था, ये मोहम्मद गजनी के समय था। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? पुराणों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया? पुराणों का। एक और इतिहासकार विराजते थे जिनका नाम है उत्बी। क्या नाम है?
उत्बी ने एक ग्रंथ लिखा था जिनका नाम है तारिक यामिनी, तारिक ए यामिनी। एक था फिरदौसी, फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा था शाहनामा। उसको पूर्व का होमर कहा जाता है। कहा जाता है। अल-बुरुदी ने एक ग्रंथ लिखा तारिक उल हिंद अरबी भाषा में। उत्बी ने तारिक यामिनी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिए। धन्यवाद।